हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा मैथ्स दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अलजेब्रा और दूसरा ज्योमेट्री। तो आज है आपके सामने ज्योमेट्री का सबसे बढ़िया चैप्टर ट्रायंगल्स, जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। तो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं वो है 30 मोस्ट कॉमनली आस्क्ड एमसीक्यूज इन योर एग्जाम्स फ्रॉम चैप्टर ट्रायंगल्स। तो आज हम सिर्फ एमसीक्यूज नहीं पढ़ेंगे, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आज आप एमसीक्यूज के साथ साथ एमसीक्यूज के अंदर लगने वाले कॉन्सेप्ट्स जो कि पूरे ट्रायंगल्स चैप्टर को पूरा करेंगे, वो भी आप साथ साथ सीखोगे। तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। शुरू करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट के साथ, और पहला कॉन्सेप्ट है क्वेश्चंस ऑन बीपीटी। क्वेश्चंस ऑन बीपीटी शुरू करने से पहले जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं बीपीटी क्या होती है। तो देखो, बीपीटी का मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि मैं लगूंगी एक ट्रायंगल में, और उस ट्रायंगल में लगने के लिए होना चाहिए उस ट्रायंगल में दो साइड्स को ज्वाइन करती हुई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल। अगर डीई पैरेलल होगी बीसी के, तो बाकी दोनों साइड्स AB और AC इक्वल रेशियोज में डिवाइड होंगी। ये कहती है बीपीटी इज इक्वल टू AE बाय EC। ये कौन कहता है? बाय बीपीटी। तो DE लाइन थर्ड साइड BC के पैरेलल थी, इसीलिए बाकी दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गई। और जब हम इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं तो हम कॉमन वर्टेक्स से रेशियो लेनी शुरू करते हैं। तो दोनों साइड्स BA और CA जाके मिल रहे हैं A पे, तो हमने रेशियो लेनी शुरू की A से। तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब चलते हैं अपने पहले MCQ क्वेश्चन पे, और ये रहा आपके सामने पहला MCQ क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है DE इज पैरेलल टू BC। इस पूरे क्वेश्चन में जो DE है वो BC के पैरेलल है, और आपको निकालनी है x की वैल्यू। आपको समझ में आ गया, एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स को ज्वाइन करती हुई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है तो हम बीपीटी लगा सकते हैं। तो आओ जल्दी से लगा देते हैं इस क्वेश्चन में बीपीटी। तो हमने कहा जब भी बीपीटी लगाते हैं उस ट्रायंगल का नाम जरूर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि DE जो है वो पैरेलल है BC के। क्यों? क्योंकि गिवन, देयरफॉर तभी हम रेशियो ले सकते हैं AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। और ये हम नहीं लिख रहे, ये बीपीटी कह रहा है हमें। और AD है हमारे साथ, हमारे पास x, DB है 7.2, AE इज 1.8 एंड EC इज 5.4। अब आप सबको पता है 1.8 और 5.4, 18 इज 3 टाइम्स ऑफ 54। तो यहां नीचे आ गया 3, तो x आ गया 7.2। ये 7.2 जो डिवाइड में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ 1 से, 1 इंटू 7.2, 7.2 डिवाइड बाय 3, और 72 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आता है 24। तो आंसर आ गया 2.4, और ये था सेकंड पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर। तो आओ जल्दी से चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बीपीटी पे। कहता है AD है x, DB है x माइनस 2, AE है x प्लस 2, और EC है x माइनस 1, और DE पैरेलल दी हुई है BC के। तो फिर लगा देते हैं जल्दी से बीपीटी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाई पूरी प्रेजेंटेशन। अगर क्वेश्चन MCQ की जगह 2 मार्क्स में आ जाता है, 3 मार्क्स में आ जाता है, केस स्टडी में आ जाता है, तो पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करना। अगर MCQ में आता है तो आप जल्दी से कर सकते हो। क्या? रेशियो मतलब AD बाई DB मतलब क्या? x बाय x माइनस 2 बराबर होगा x प्लस 2 बाय x माइनस 1 के। और ये क्यों होगा? बाय बीपीटी। क्योंकि आप MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो शायद आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जल्दी से सॉल्व करो। x माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब नीचे के नंबर ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है नीचे के नंबर ऊपर। ये बात याद रखनी है बस आपको। मैथ्स का बेसिक पॉइंट है, मैथ्स पूरे बेसिक से बना हुआ है। जिसके बेसिक स्ट्रांग हो जाते हैं उसका मैथ स्ट्रांग हो जाता है। तो आओ जल्दी से देखते हैं। x माइनस 1 जब x से मल्टीप्लाई हुआ, x माइनस 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x x स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू माइनस 1 माइनस x हो जाएगा। और जब x माइनस 2 x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर लगेगी एक आइडेंटिटी, क्या? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर विच इज 4। तो ये x स्क्वायर जब उधर जाएगा या ये x स्क्वायर इधर आएगा तो दोनों
कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस होगा और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। माइनस एक्स इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल हुए, एक्स इज इक्वल टू 4। ये रहा सेकंड पार्ट आपका बिल्कुल सही आंसर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आओ चलते हैं आगे। तो ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। आपने कहा एक ट्राइंगल और दो साइड्स को ज्वाइन करती हुई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल, इसका मतलब मैं लगा सकता हूं बीपीटी। तो आओ जल्दी से देखते हैं हमें करना क्या है। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है के एम एन और पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, और हमें दिया क्या हुआ है, हमें के एन दिया हुआ है। के एन मतलब बड़ी साइड दी हुई है 20.4। हमने कहा यार अच्छा, और हमें केपी बाय पीएम मतलब 4/13 इसकी रेशो भी दी हुई है। और हमें निकालना क्या है, के क्यू, ये छोटी साइड हमें निकालनी है, ये छोटी साइड के क्यू। तो आपने कहा सर ये बड़ी साइड दी हुई है तो क्या करेंगे। मैंने कहा जल्दी से देखते हैं। मैंने कहा सबसे पहले हमने बीपीटी लगाई, केपी बाय पीएम इज इक्वल टू के क्यू बाय क्यू एन। अब केपी बाय पीएम तो हमें 4/13 दिया हुआ है, के क्यू हमें निकालना है, बट हमें क्यू एन नहीं पता, हमें क्यू एन नहीं पता। हमने कहा अब क्या करें सर। मैंने कहा कुछ नहीं, डरने घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप क्यू एन को क्या लिख सकते हो। आपने कहा सर मैं क्यू एन को लिख सकता हूं के एन माइनस के क्यू, तो लिख दो। तो आपने इसकी जगह लिखा 4/13 और के क्यू की जगह के क्यू और क्यू एन की जगह लिखा के एन माइनस के क्यू। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ये छोटा सा पार्ट, ये बड़ा है के क्यू के एन और ये छोटा है के क्यू, तो हमें निकालना है क्यू एन। ये क्यू एन क्या होगा, ये छोटा सा पार्ट क्या होगा, ये पूरा बड़ा माइनस के क्यू। क्योंकि हमें क्यू एन नहीं पता इसलिए हमें क्यू एन को हटाना था, और क्यू एन को हटाने के लिए हमारे पास सबसे आसान रास्ता था कि इस छोटे से पार्ट को लिख दो, ये बड़ा माइनस के क्यू। के एन हमें पता है, के क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा देखो बेटा एक शॉर्टकट है यहाँ पे, आप इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, आप इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दो। उससे होगा क्या, एक काम आसान हो जाएगा हमारा। कैसे, आओ जरा देखते हैं। देखो 4/13 को हमने उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, तो क्या आया 13/4 इज इक्वल टू के एन माइनस के क्यू अपॉन के क्यू। अब ये के क्यू हम के एन को भी दे देंगे और के क्यू को भी दे देंगे। मतलब कहने का मतलब x प्लस वाई बाय 2 को क्या हम x/2 प्लस y/2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो ये बनता है। तो आपने कहा सर अच्छा समझ गए। तो मैंने कहा यही तो मैं करने जा रहा हूं, के एन को भी के क्यू दे दूंगा और के क्यू को भी के क्यू दे दूंगा। उससे फायदा ये होगा के क्यू कैंसिल हो जाएंगे और यहां आ जाएगा -1, ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 13/4 प्लस 1 इज इक्वल टू के एन की वैल्यू आपको पता है 20.4 अपॉन के क्यू। और यहां पर लिया हमने एलसीएम, क्या आया हमारे पास एलसीएम, 4 एलसीएम आया, 13 प्लस 4 17 हो गया इज इक्वल टू 20.4 अपॉन के क्यू। आपने कहा सर अब क्या करूं। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, के क्यू को ऊपर ले जाओ 17 के पास, तो 17 के क्यू इज इक्वल टू 20.4 इंटू 4, बिल्कुल ठीक। और हमने कहा सर अब 17 का क्या करें, क्योंकि के क्यू निकालना है, के क्यू निकालना है तो के क्यू को अकेला छोड़ना है, 17 को नीचे ले आओ। तो के क्यू किसके बराबर आया 204 इंटू 4, 204 20.4 से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे 10 लगा दिया, बच्चों को आसानी होती है, अपॉन 17। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक। और 17 10 जा 170 और 17 2 जा 34, तो 17 12 जा 204 और ये आ गया 12 इंटू 4 48/10 और के क्यू आ गया 4.8 जो कि 4.8 सेंटीमीटर, जो कि है आपका फाइनल आंसर 4.8 थर्ड पार्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, बहुत कुछ आपने सीखा, आगे भी बहुत कुछ सीखोगे। बने रहो हमारे साथ, चिंता मत करो, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है मगर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व नहीं करना मुझे, मेरी एक आदत है कि मैं उसको अच्छी तरह समझाना भी चाहता हूं आपको। तो इसलिए
थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मगर चलते हैं फटाफट से जल्दी से अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपको इन ट्राइंगल एबीसी AB इज इक्वल टू 6। हमने कहा ठीक है, एबीसी ट्राइंगल बना देते हैं। बना दिया हमने एक ट्राइंगल ए बी सी। ए बी 6, ए बी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डीई इज पैरेलल टू बीसी, ये जो डीई है ये बीसी के पैरेलल है। और एई बाय एसी आपको दिया हुआ है एई बाय एसी इज इक्वल टू 1/4। एई इज इक्वल टू 1/4, एसी को मैंने एसी को नीचे लाया, एई बाय एसी इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि मैं रेशो की बात कर रहा हूं तो मुझे रेशो में ही बात करनी है। तो मैं इसको नीचे ले आया, मैंने देखा एई तो ये छोटा सा हिस्सा है मगर एसी तो बड़ा हिस्सा है। हमने कहा यार अब क्या करें, कोई बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। यहां पर भी आपको बड़ा हिस्सा दिया हुआ है ए बी। तो जब बीपीटी में छोटी छोटी साइड से आपको बड़ी साइड पे जाना होता है तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ +1 करना होता है। मैंने कहा सर कैसे? मैंने कहा देखो, अब आपको बीपीटी लगानी है और आपको निकालना है एडी। ये छोटा सा पार्ट एडी निकालना है आपको, क्वेश्चन मार्क वाला। तो आपने कहा कैसे निकालूंगा? मैंने कहा देखो, आपको एक ट्राइंगल मिला, आपको उसमें दो साइड्स को ज्वाइन करती हुई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल मिली, आपके पास एक ही काम है, आप बीपीटी लगा दो। हम प्रेजेंटेशन नहीं सीखेंगे, फटाफट प्रेजेंटेशन मैंने आपको सिखा दी पहले क्वेश्चन में। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। ये आपके पास बीपीटी लगाने के बाद रेशो आ गई। ये छोटा बाई ये छोटा, ये छोटा बाई ये छोटा। आपने कहा सर अब? मैंने कहा देखो, हमें बड़ी साइड चाहिए ए बी और हमें बड़ी साइड चाहिए ए सी, और ए बी और ए सी के साथ हमें चाहिए ए डी, क्योंकि ए डी हमें निकालना है। अगर मैंने यहां पर +1 कर दिया दोनों तरफ तो एलसीएम आएगा और ए डी प्लस डीबी, ए डी प्लस डीबी ए बी बन जाएगा, मगर नीचे जो साइड होगी डीबी वो बच जाएगी, जो कि हमें नहीं निकालनी। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब जो नीचे होता है वो बच जाता है, जो ऊपर होता है वो बड़ी साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है ऐड 1 करने पर। तो जब भी आपको ऐड 1 करना है, आपने एक चीज सोचनी है कि आपको जो साइड चाहिए वो नीचे होनी चाहिए। आपको एडी भी चाहिए, आपको एई भी चाहिए, क्योंकि एई की रेशो दी हुई है आपको और एडी आपको निकालना है। तो इन दोनों को पहले उल्टा करके नीचे लाओ। तो पहले रेसिप्रोकल करो, बाय रेसिप्रोकल। तो आपने लिखा डीबी बाय एडी, यहां हुआ रेसिप्रोकल करने के बाद डीबी बाय एडी, और यहां हुआ ईसी बाय एई, और अब आपने दोनों तरफ +1 ऐड कर दिया। और जैसे ही आपने +1 ऐड किया तो यहां पर आपके पास एडी एलसीएम आया और ऊपर आ गया डीबी प्लस एडी इज इक्वल टू, यहां पर एई एलसीएम आया और ऊपर आ गया, और ऊपर आया ईसी प्लस एई, और डीबी प्लस एडी मिलकर बन गया एबी बाय एडी इज इक्वल टू बन गया एसी बाय एई। तो ए बी आपको कितना दिया हुआ है 6, एडी आपको निकालना था, और एसी बाय एई आपको एई बाय एसी दिया हुआ है 1/4। तो एसी बाय एई कितना होगा? इसका उल्टा कर दो 1/4 का। जब आपने इसका उल्टा किया तो इसका भी उल्टा करो, इज इक्वल टू 4। अब एडी निकालना है तो एडी को ऊपर ले जाओ, 4 को नीचे ले आओ, 6/4 इज इक्वल टू एडी। मतलब एडी डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, और साइमल्टेनियसली 4 मल्टीप्लाई में होगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। एक स्टेप में भी आप कर सकते हो। तो 6/4 इज 3/2 इज 1.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एडी, आपका फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने देखा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत आसान, फिर बीपीटी पे, मगर डरने घबराने की कोई बात नहीं है। यहां पर आपको दिया हुआ है सीडी। ये जो सीडी है ये पैरेलल है एलए के। आपने कहा अच्छा, इसका मतलब बड़े बड़े ट्राइंगल में ध्यान से देखो, बड़े ट्राइंगल में ध्यान से देखो, एबीएल में डीसी इज पैरेलल टू एएल। इसका मतलब अगर आप इस बड़े ट्राइंगल में बीपीटी लगाओ तो आपके पास जो रेशो आएगी वो आएगी बीडी, क्योंकि ये साइड बीए और एलबी कहां जाके मिल रही हैं? बी पे। तो बी से रेशो लेनी शुरू करेंगे, बीडी बाय डीए
इज इक्वल टू BC बाय CL। ये आपको बीपीटी से पहले ट्राइंगल का रिजल्ट आ गया। आपने कहा ठीक है सर, आपको एक और साइड पैरेलल दी हुई है। ये जो आपको साइड दी हुई है दूसरी साइड पैरेलल, वो है DE। ये DE AC के पैरेलल दी हुई है। अब AC हो गई थर्ड साइड, तो AC हो गई थर्ड साइड। अब बाकी दोनों साइड कौन सी बची? BA और BC। BA और BC। तो आपने कहा दूसरे ट्रायंगल में भी बीपीटी लगाते हैं, फिर दोनों साइड्स B से शुरू हो रही हैं, तो इस बार BD बाय DA बराबर हुआ BE बाय EC के। और ये हो गया नंबर 2। मगर रीजन लिख देना अगर जब प्रेजेंटेशन की बात आएगी तो बाय बीपीटी, और ऊपर ट्रायंगल के नाम मेंशन कर देना। तो आपने कहा सर दोनों इक्वेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करो। दोनों इक्वेशंस में BD बाई DA यहां पर भी है, BD बाई DA यहां पर भी है। ये दोनों BD बाई DA के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। When two things are equal to same thing, they are equal to one another। इसका मतलब BC by CL बराबर हुआ BE by EC के। और BC की वैल्यू देखो आपको किस किस की वैल्यू दी हुई है और कौन सी वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां पर आपको BC दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, CL आपको निकालना है, BE आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और EC आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो CL निकालने के लिए आपको फिर करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, मगर यहां पर 2 और 4 कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया 6 बाय CL इज इक्वल टू 2। अब CL अगर आपको निकालना है तो CL को ऊपर ले जाओ, 6 इज इक्वल टू 2CL, मगर 2 को नीचे ले आओ, 6 बाय 2 इज इक्वल टू CL और 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू CL। ये रहा आपका फर्स्ट पार्ट, बिल्कुल सही आंसर। आओ जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है अगर AD 2 सेंटीमीटर है और BD 3 सेंटीमीटर है, तो AD बाय BD DB कितना हुआ? 2/3। अगर AE 3.5 सेंटीमीटर है, AE 3.5 सेंटीमीटर है और AC 7 सेंटीमीटर है, अगर पूरा AC 7 सेंटीमीटर है और AE 3.5 सेंटीमीटर है, तो EC भी कितना हुआ? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 प्लस 3.5 पूरा 7 आ गया, है ना बेटा? तो पूरा 7 था, इतना 3.5 था, तो बचा हुआ क्या होगा? 7 माइनस 3.5 3.5। तो AE बाय EC क्या हुआ? 3.5 बाय 3.5 विच इज इक्वल टू 1। तो यहां पर इन दो साइड्स की रेशियो 2/3 आ रही है, इन दो साइड्स की रेशियो 1 आ रही है, तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। ये क्वेश्चन है कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है कि अगर रेशियो बराबर होगी तो लाइंस पैरेलल होंगी। बीपीटी कहती है अगर लाइन पैरेलल होंगी तो रेशियो बराबर होगी, मगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है कि अगर रेशियो बराबर होगी तभी लाइन पैरेलल होगी। तो DE इज नॉट पैरेलल टू BC। ये पैरेलल नहीं होंगी। क्यों? अगर कोई आपसे रीजन पूछ ले, सिंस रेशियोज आर नॉट इक्वल, मतलब AD बाय DB इज नॉट इक्वल टू AE बाय EC। क्योंकि इनकी रेशियो बराबर नहीं है तो लाइंस पैरेलल नहीं है। तो सही आंसर नो। यहां पर आपने कॉन्सेप्ट सीखा कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। आओ चलते हैं अपने अगले। तो हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चंस ऑन सिमिलैरिटी। अभी हमने क्वेश्चंस खत्म किए बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्वेश्चंस ऑन सिमिलैरिटी। मगर सिमिलैरिटी से पहले आओ जरा समझते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना। आप और आपका दोस्त सीपी के एक शोरूम में कपड़े खरीदने गए और आपने फॉर एग्जांपल वैन हुसैन से 2 शर्ट्स खरीदी, सेम ब्रांड की थी, सेम कलर खरीदा ब्लू कलर और सेम साइज था 38। इसका मतलब दोनों शर्ट्स, दोनों टी शर्ट्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हैं। मगर अगर आप अपने एक दोस्त के साथ गए, आपने सेम ब्रांड वैन हुसैन की टी शर्ट खरीदी, सेम कलर ब्लू खरीदा, मगर आपका साइज 38 था और आपके दोस्त का साइज 44 था, तो यहां पर टी शर्ट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है बल्कि सिमिलर हैं।
कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सब कुछ सेम होना चाहिए, और सिमिलैरिटी का मतलब होता है शेप सेम हो चाहे साइज सेम हो या ना हो। तो आओ इसी बेसिस पे अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, और वो है ये। दो सर्कल्स डिफरेंट साइज के हो सकते हैं मगर उनकी शेप हमेशा सर्कल मतलब एक गोल रहेगी, सर्कल की शेप में रहेगी। तो आपने कहा दे आर सिमिलर बट मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि अगर वो सर्कल दोनों 3.5 रेडियस के हुए तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, मगर अगर वो दो सर्कल अलग अलग रेडियस के हुए तो उनका साइज डिफरेंट होगा मगर शेप सेम होगी, तो वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, हर केस में वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, चाहे कॉन्ग्रुएंट हो या ना हो, क्योंकि उनकी शेप सेम रहेगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, इसका थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। तो आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर आपको दिया हुआ है दो ट्राइंगल्स, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ। इन दोनों ट्राइंगल्स में आपको दिया हुआ है बी एंगल बराबर है ई एंगल के और सी एंगल बराबर है एफ एंगल के। एक ट्राइंगल में जब दो एंगल्स बराबर होते हैं तो ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल भी बराबर होता है, और एक ट्राइंगल में दो ट्राइंगल्स में जब दो एंगल्स बराबर हो जाते हैं तो वो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं बाय ए सिमिलैरिटी रूल। ये आपका पहला सिमिलैरिटी रूल है कि दो ट्राइंगल्स में अगर दो एंगल्स बराबर होंगे तो वो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे बाय ए सिमिलैरिटी रूल। तो आपने कहा ठीक है सर सिमिलर तो ये हो गए, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? आओ जरा देखते हैं, जो हमें साइड दी हुई है क्या वो बराबर है? नहीं, ए बी डी के बराबर नहीं है बल्कि 3DE के बराबर है। तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड पार्ट इज द राइट आंसर। तो हमें दिया हुआ है ये एंगल इस एंगल के बराबर, एंगल आरपीटी बराबर है एंगल आरक्यूएस के। इस क्वेश्चन में कहता है विच क्राइटेरिया इज यूज्ड टू प्रूव आरएसक्यू, मतलब ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर मैं बात करूं इस छोटे ट्राइंगल की, तो ये है ये रेड वाला छोटा ट्राइंगल, आप सबको अब आसानी से दिख रहा होगा। ये रेड वाला एक छोटा सा ट्राइंगल है और बड़ा आरपीटी बड़ा ट्राइंगल। क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? अगर हैं तो कौन से रूल से हैं वो पूछ रहा है। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में छोटे ट्राइंगल का एंगल ये और बड़े ट्राइंगल का एंगल ये बराबर है गिवन, और दोनों ट्राइंगल में एक एंगल आ रहा है आर विच इज कॉमन। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बाय ए सिमिलैरिटी रूल। आगे चलते हैं। तो आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता है अगर ए बी 2 है, कहता है अगर ए बी 2 है और पी क्यू 4 है, तो हमने कहा इसका मतलब ए बी बाय पी क्यू कितना हो गया 2/4 विच इज 1/2। तो हमने कहा दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स की रेशो 1/2 आ गई। देखते हैं आगे। कहता है BC है 3.5, हमने कहा अच्छा BC है 3.5। कहता है QR है 7, तो हम QR इज 7, तो 3.5/7 भी आ गया 1/2। तो जब दो ट्राइंगल्स में दो साइड्स की रेशो बराबर होती है और साथ में उनके बीच का एंगल बराबर होता है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। तो अगर इस साइड की रेशो इस साइड की रेशो ये दोनों साइड्स की रेशो 1/2 है और इन दोनों साइड्स की रेशो भी 1/2 है और बीच का एंगल 50-50 बराबर है, तो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। ये आपका सेकंड रूल है SAS, और थर्ड रूल है तीनों साइड्स की रेशो बराबर SSS सिमिलैरिटी रूल। तो आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में दोबारा से देखते हैं क्या दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं। तो आपको AB बाय PQ आपका आएगा 1/2 और BC बाय PR भी आएगा 1/2, क्योंकि 1.4 डिवाइड बाय 2.8 इज 1/2 एंड 1.8 डिवाइड बाय 3.6 इज अगेन 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, दो साइड्स की रेशियो आ गई। क्या उनके बीच के एंगल बराबर हैं या नहीं देखते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है 70, यस, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। इन दोनों के बीच में एंगल क्या आ रहा है P जो कि 70 है। तो दोनों एंगल्स भी बराबर है और दो साइड्स की रेशियो भी बराबर है, फिर ट्राइंगल सिमिलर हुए बाय SAS सिमिलैरिटी रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से। तो आओ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है ट्राइंगल ABC एंड DEF,
में आपको क्या दिया हुआ है, जल्दी से ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ। डीईएफ में आपको क्या क्या दिया हुआ जरा देखते हैं। ए बी अपॉन डीई, ठीक है, दो साइड्स की रेशियो दी हुई है, वेरी गुड। बीसी, बीसी बाय एफ डी, इन दो साइड्स की रेशियो दी हुई है। कह रहा है कौन से दो एंगल बराबर हो ताकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं। तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, बी। इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, डी। बी और डी बराबर होने चाहिए। अगर बी और डी बराबर होंगे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एस सिमिलैरिटी रूल। यस, जल्दी से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है इफ इन टू ट्रायंगल्स ए बी बाई क्यू आर, देखो ए बी पहली दो साइड्स हैं और क्यू आर लास्ट दो साइड्स हैं, तो इसका मतलब ए बी के सामने क्या आना चाहिए, क्यू आर। जब दो ट्रायंगल्स बराबर सिमिलर होते हैं ना बेटा, तो याद रखना जो एंगल्स बराबर होते हैं वो सामने सामने आते हैं, मगर अगर एंगल ए क्यू के बराबर है तो ए के सामने क्यू आएगा नाम लिखते हुए। ये भी एक रूल होता है, ठीक है। तो इस बात को अभी मैं सिखा रहा हूं आपको। तो ए बी के सामने क्यू आर आना चाहिए हमने कहा, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी सी बचा और क्यू आर पी बचा। देखो क्या ये दोनों ट्रायंगल से ये बात वेरीफाई होती है, देखते हैं। ए बी पहले दो, क्यू आर पहले दो, साइड्स की रेशियो दी हुई है। बी सी दूसरे दो और पी आर दूसरे दो, बिल्कुल ठीक है। और क्या है, सी ए, सी ए मतलब पहला और आखिरी, और पी क्यू पहला और आखिरी। यस, तो दोनों ट्रायंगल्स का नाम ये ना हो करके होना चाहिए ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी, तभी ये रेशो आएगी। और रेशो तब आती है जब रेशो बराबर होती है तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो रेशो बराबर होती है, ठीक है बेटा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है डीईएफ इज सिमिलर टू पीक्यूआर। देखो बेटा मैं आपको सिंपल सी कुछ बातें बताता हूं। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर होती है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। आपने कहा सर मतलब समझाओ। मैंने कहा अगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो पहली दो साइड क्या हुई, ए बी की रेशो बराबर होगी पहली दो साइड्स डीई से, और दूसरी दो साइड्स बीसी की रेशो बराबर होगी ईएफ से, और पहली और तीसरी साइड एसी की रेशो बराबर होगी डीएफ से। तीनों साइड्स की रेशो बराबर होती है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। दूसरी बात होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। मतलब ए के सामने कौन है, डी, एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के। बी के सामने क्या है, ई, एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के। सी के सामने क्या है, एफ, एंगल सी बराबर होगा एंगल एफ के। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इसी बात को देखते हुए अब देखते हैं डीईएफ आर पी क्यू के सिमिलर है, तो इसका मतलब डी किसके बराबर होना चाहिए, आर के। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक। एफ बराबर किसके होना चाहिए, क्यू के, और एफ बराबर है पी के। गलत हो गया, दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। हमने कहा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। कहता है कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होगी। हमने कहा पहले हम बताते हैं कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होगी, उसको चेक कर लेंगे इन सबके साथ। तो अगर पी आर क्यू सिमिलर है एक्स वाई जेड से, तो पी आर पहली दो डिवाइड बाय एक्स वाई इज इक्वल टू आर क्यू दूसरी दो डिवाइड बाय वाई जेड, और इज इक्वल टू पहला और तीसरा पी क्यू, और यहां पर पहला और तीसरा एक्स जेड। इन तीनों साइड्स की रेशियो बराबर होगी व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। तो हमने कहा पी आर बाय एक्स वाई, पी आर बाय एक्स वाई होना चाहिए, पी आर बाय एक्स वाई नहीं है, पी आर बाय एक्स वाई ये रहा। इसके साथ क्यू आर बाय एक्स जेड, क्यू आर बाय एक्स जेड नहीं, गलत हो गया, ये गलत है। और देखते हैं पी आर बाय एक्स जेड, ये भी नहीं है, पी आर बाय एक्स वाई होना चाहिए, ये भी गलत है। पी क्यू बाय एक्स वाई, पी क्यू के साथ तो एक्स जेड होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। पी क्यू के साथ एक्स जेड है, बिल्कुल ठीक है।
और क्यू आर के साथ वाई जेड है, क्यू आर और वाई जेड, बिल्कुल ठीक, थर्ड पार्ट इज बिल्कुल ठीक, थर्ड पार्ट इज करेक्ट। तो बेटा देखा आपने मैंने कैसे ढूंढा, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं फटाफट देखने की। क्वेश्चन 1 सेकंड में 10 सेकंड में सॉल्व करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उसके लिए आपको ट्रिक्स भी पता होनी चाहिए। तो ये ऐसे ट्रिक्स आपने अप्लाई करनी है जब आप पेपर में ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होगे, ठीक है। तो सो फार सो गुड, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कहता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है यार, इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमारे दिमाग में क्या आया, दो ट्रायंगल सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यहां पे क्या बात हो रही है, आओ देखते हैं, एंगल की बात हो रही है। कहता है एंगल ए 43 है, हमने कहा ठीक है, एंगल ए 43 है। कहता है एंगल बी 77 है, हमने कहा ठीक है 77 है, बहुत बढ़िया। कहता है एंगल ई निकालो, हमने कहा लो, इतनी सिंपल सी बात, सिमिलर है ना, तो ए किसके बराबर होगा, डी के, बी किसके बराबर होगा, ई के, तो बी किसके बराबर होगा, ई के, तो जो बी होगा वही ई होगा, ई बी 77, क्यों, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जल्दी से अगले क्वेश्चन पे। कहता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमने कहा अच्छा वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। कहता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है मगर एबीसी इज नॉट सिमिलर टू डीईएफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो हमने कहा जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी रेशो ले लेते हैं, ए बी बाई ई डी बराबर है बी सी बाई डी एफ और बराबर है ए सी बाई ई एफ। अब आप देखो, पहले में बी सी मल्टीप्लाई हो रहा है ई एफ से, तो बी सी और ई एफ, यस, ई एफ ऊपर जाएगा, बी सी से मल्टीप्लाई हो सकता है, यस, बी सी इंटू ई एफ किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों को लो, अगर आप इन दोनों को ले लो तो क्या किसके बराबर आना चाहिए, बी सी और ई एफ, ए सी और डी एफ, ए सी और डी एफ, यही पहला तो सही है, बिल्कुल सही है पहला। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आओ आगे देखते हैं कौन सा गलत है, ये तो सही है, ए बी बाई ई एफ, ए बी बाई ई एफ, ए बी इंटू ई एफ, तो ई एफ जब हम पहला और आखिरी लेंगे, पहला और आखिरी लेंगे तो ई एफ जाके ए बी से मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी इंटू ई एफ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक, ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू आना क्या चाहिए, ई डी इंटू ए सी, ई डी इंटू ए सी, ये भी बिल्कुल ठीक है, अरे यार ये भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये भी। हमें फॉल्स बताना है, कौन सा गलत है, तो वो हमारा सही आंसर होगा। तो ये दोनों आंसर नहीं हो गए, पहला भी आंसर नहीं हुआ हमारा, दूसरा भी आंसर नहीं हुआ हमारा। कहता है बी सी इंटू डीई, बी सी इंटू डीई, हाँ अगर हम ये दो ले लें फर्स्ट और सेकंड, तो डीई जाके बीसी से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल ठीक, बी सी इंटू डीई आ जाएगा। तो आना क्या चाहिए, ए बी इंटू डी एफ, ए बी इंटू ई एफ आ रहा है, आना क्या चाहिए, ए बी इंटू डी एफ। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये गलत है और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमें बताना है विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर। सबको समझ में आया, आगे चलते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन सर, पेपर में 5 नंबर का भी आ सकता है क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में आपके पेपर में 5 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। अब जरा इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। कहता है डी ई एफ जी एक स्क्वायर है, हमने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है राइट एंगल एट ए राइट एंगल है, बिल्कुल ठीक। कहता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए जी एफ, ए जी एफ मतलब, ए जी एफ मतलब ये ट्राइंगल, ये रेड वाला ट्राइंगल ऊपर, ये क्या सिमिलर है बी डी बी जी के, मतलब इस ब्लू वाले ट्राइंगल के छोटे, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे, वो ये पूछ रहा है आपसे। हमने कहा भी बता देते हैं, देखो बड़े ट्राइंगल में एक एंगल 90 है ये रहा, और छोटे ट्राइंगल में ये एंगल 90 होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये एंगल, मतलब ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90 है तो ये भी तो 90 होगा, लीनियर पेयर से, बिल्कुल ठीक। तो एक एक हमें 90 मिल गए। आपने कहा सर और कोई एंगल, मैंने कहा एक बात सोचो, अगर ये स्क्वायर है तो ये जो लाइन जी एफ है, जी एफ वो पैरेलल होगी डीई के, इसका मतलब अगर छोटी छोटी लाइनें पैरेलल हैं तो ये छोटी लाइन इस बड़ी लाइन के भी तो पैरेलल हुई। भाई मैं कह रहा हूं ये पैरेलल है, तो क्या ये और ये पैरेलल नहीं होंगी, और ये भी पैरेलल होंगी, मतलब उसी लाइन का तो पार्ट है। तो इसका मतलब
GF पैरेलल होगी BC के, और अगर GF BC के पैरेलल होगी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, एंगल G और B। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय AA सिमिलैरिटी रूल। ठीक है जी, कहता है ठीक, हमने कहा ठीक है, हमें तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नजर आए। कहता है बी पार्ट बताओ सही है या गलत। AGF, फिर वही बात कह रहे हो, ये ब्लू वाला ट्रायंगल ऊपर छोटा और नीचे ब्लैक वाला ट्रायंगल। हमने कहा फिर वही बात, एक एक 90, एक एक 90 और एक एक कॉरस्पॉन्डिंग। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट। तो थर्ड पार्ट इज आर राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, इस समझने वाला क्वेश्चन था। इसको आप एक बार अपनी कॉपीज में नोट डाउन करके ट्राइंगल्स के रजिस्टर में रख लो, तो रिवीजन में जरूर रिवाइज करके जाना। आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है OA बाय OD। हमने कहा अच्छा, OA बाय OD बराबर है OC बाय OB के। कहता है बताओ विच पेयर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। हमने कहा मतलब, कहता है देखो अब बड़ी सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आओ जरा समझाता हूं आपको। AO और OD तो यार एक ही ट्रायंगल के पार्ट है, फायदा क्या हुआ हमें। हमने कहा अगर हमें रेशो चाहिए तो एक साइड एक ट्रायंगल से होनी चाहिए, दूसरी साइड दूसरे ट्रायंगल से होनी चाहिए। तो दूसरी साइड मतलब OC होनी चाहिए, तो OC नीचे आ सकता है AO के। तो आपने कहा AO OA, OC को नीचे ले आओ, OD को ऊपर ले जाओ। तो OA बाय OC इज इक्वल टू OD बाय OB। हमारे पास रेशो क्या आई, ध्यान से देखते हैं। AO एक ट्रायंगल की एक साइड दूसरे ट्रायंगल की एक साइड रेशो में, अरे वाह, हमने कहा वेरी गुड। एक ट्रायंगल की पहली साइड OD और दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड OB, ये भी रेशो में। पहले ट्रायंगल की पहली साइड और दूसरे ट्रायंगल की पहली साइड रेशो में, पहले ट्रायंगल की दूसरी साइड और दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड भी रेशो में। मतलब दो ट्रायंगल्स में दो साइड्स रेशो में आ गई। अब हमें काश एक एंगल मिल जाए तो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे ऐसे ऐसे। हमें एक एंगल मिल गया, ये रहा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स AOD इज इक्वल टू BOC। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो वो पूछ रहा है बताओ कौन कौन से एंगल बराबर होंगे। तो हमने कहा ट्रायंगल सिमिलर जो होंगे उनका नाम बताओ, पहले उनके नाम से देखेंगे कौन कौन से एंगल बराबर होंगे। तो हमने कहा सर नाम कैसे दें। मैंने कहा पहले लिख दो एंगल AOD बराबर है एंगल COB के। तो हमने कहा ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल को नाम लिया AOD, तो दूसरे ट्रायंगल का जब नाम दे रहे थे हम, तो दूसरे ट्रायंगल का जब नाम दे रहे थे तो हमने कहा O के सामने तो O ही आएगा क्योंकि दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है, और AO के नीचे CO आना चाहिए, तो यहां CO लिख दिया, C लिख दिया, COB लिख दिया। तो AO बाय CO बिल्कुल ठीक, OD बाय OB बिल्कुल ठीक, और एंगल OO। तो इसका मतलब कौन से एंगल बराबर हुए, A बराबर हुआ C के और D बराबर हुआ B के। तो A बराबर हुआ C के, B बराबर हुआ D के। फर्स्ट पार्ट इज योर राइट आंसर। क्या क्वेश्चन है सर। तो आपका दिमाग चल रहा होगा सर, अब आपको मजा आ रहा होगा कि अच्छा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं ट्रायंगल से, और सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल से। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है QA इज परपेंडिकुलर टू AB, QA इज परपेंडिकुलर टू AB, PB इज परपेंडिकुलर टू AB। ये दोनों 90 90 है, हमने कहा ठीक है, और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हुए, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए, सिमिलर। तो हमने कहा दोनों ट्रायंगल के नाम क्या होंगे। अगर पहले ट्रायंगल का नाम AOQ होगा तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा। A किसके बराबर है, A 90 है, वहां पर B 90 है, BOP के। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलैरिटी रूल। अगर लिखने के लिए आए तो आपको लिखना पड़ेगा एंगल A इज इक्वल टू 90, B इज इक्वल टू 90 और एंगल AOQ इज इक्वल टू POB वर्टिकली ऑपोजिट, बराबर हो गए। हमने कहा अब हमें AQ निकालना है, तो हमने कहा रेशो लेनी पड़ेगी। रेशो क्या आएगी, AO पहली दो, यहां से पहली दो BO, यहां से दूसरी दो OQ, वहां से दूसरी दो OP, यहां से पहली तीसरी AQ, यहां से पहली तीसरी BP। ये तीनों साइड्स रेशो में आ गई। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। आपके काम का क्या है जरा देखते हैं। आपको दिया हुआ है AO 10, ठीक है, BO दिया हुआ है, BO भी दिया हुआ है 6, बिल्कुल ठीक।
OQ दिया हुआ है, नहीं OQ नहीं दिया हुआ। OP दिया हुआ है, नहीं OP भी नहीं दिया हुआ। क्या आपको AQ दिया हुआ है, नहीं AQ तो निकालना है। क्या आपको BP दिया हुआ है, यस BP 9 दिया हुआ है। तो जब तीन चीजें बराबर होती है मैथ्स में, हमारे काम की कोई दो ही होती हैं। तो सबसे पहले इसको 2 से काट देते हैं, 2 5 जा 2 3 जा। तो हमने कहा कौन सी दो लें ताकि AQ आ जाए, फर्स्ट और थर्ड। तो हमने कहा 5/3 इज इक्वल टू AQ बाय 9, और ये 9 जाएगा ऊपर, 3 से कैंसिल होगा, तो 5/3 इंटू 9 इज इक्वल टू AQ। ये 3 3 जा 9, और 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर, मतलब यूनिट्स, क्योंकि यूनिट्स दिया हुआ है, इज इक्वल टू AQ। ये आपका फाइनल आंसर। जल्दी से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर वही बात, कहता है जो BA है वो DC के पैरेलल है, तो इसका मतलब एंगल B बराबर हुआ एंगल C के ऑल्टरनेट एंगल्स, और एंगल A बराबर हुआ एंगल D के ऑल्टरनेट एंगल्स, और दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स बराबर आ गए। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए बाय AA सिमिलैरिटी रूल। और क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो अब हम उनकी रेशियो ले सकते हैं। तो पहले ट्राइंगल्स के नाम लिखते हैं। तो हमने कहा BMA, ट्राइंगल BMA इज सिमिलर टू ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम क्या लिखें? P एंगल किसके बराबर है? C के, तो B के सामने क्या आना चाहिए? CMD। बिल्कुल ठीक। और आप ये एंगल भी बोल सकते थे वर्टिकली ऑपोजिट, बिल्कुल ठीक। तो आपने कहा सर अब क्या करें? मैंने कहा रेशो ले लो। BM, क्योंकि रेशो की बात होगी, DM निकालना है, रेशो की बात हो रही है, DM रेशो में आएगा और रेशो से ही आंसर आएगा। तो BM बाय CM इज इक्वल टू MA बाय MD इज इक्वल टू BA बाय CD। अब वैल्यू डालनी शुरू करो। BM कितना दिया हुआ है? X, CM कितना दिया हुआ है? Z, MA कितना दिया हुआ है? Y, MD कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। यही हमें निकालना है। MD मतलब DM, DM मतलब MD, और BA बाय CD हमारे किसी काम का नहीं है। हम इन दोनों को लेंगे, MD को ऊपर ले जाएंगे X के साथ, MD साथ में X, Z को ऊपर ले जाएंगे Y के पास, ZY, और X साथ साथ नीचे आ जाएगा। तो MD कितना आया? ZY बाय X, ZY बाय X। थर्ड पार्ट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है DE इज पैरेलल टू BC। हमने कहा अरे एक ट्राइंगल में दो साइड्स को ज्वाइन करती हुई लाइन थर्ड साइड के पैरेलल आ गई, BPT लगा दो। अरे BPT लगाने से आंसर नहीं आएगा। पूछो क्यों? आपको AE बाई EC के बारे में नहीं पूछ रहा कुछ भी, वो आपसे पूछ रहा है DE और BC के बारे में। आपको DE और BC दे दिया उसने। सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अब हम DE और BC कैसे लाएं पिक्चर में? क्योंकि जब हम BPT से रेशो लेंगे तो हमारे पास रेशो आएगी AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। हमारे पास कहीं BC तो आएगा ही नहीं। तो मैंने कहा जब भी DE और BC की बात हो तो आप कभी भी BPT नहीं लगाओगे, बल्कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करोगे। ये छोटा ट्राइंगल ADE को सिमिलर करना है इससे, बड़े ट्राइंगल ABC से। तो AA कॉमन, और क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो D इज इक्वल टू B बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसका मतलब ADE और ABC, ट्राइंगल ABC क्या हो गए? सिमिलर हो गए बाय AA सिमिलैरिटी रूल। तो आपने अब रेशो ले ली AD बाय AB, DE बाय BC, AE बाय AC, और AD की जगह आपने क्या डाला? 2, AB की जगह क्या डाला? ये 2 ये 3 मिलाकर AB कितना हुआ? 5, बिल्कुल ठीक। DE कितना है? 4, BC कितना है? X। तो X निकालना क्या मुश्किल है? ये आपके किसी काम का नहीं है, इसको मत लो। तो आपने कहा X निकालने के लिए X को ऊपर ले जाओ, 2X, 5 4 20, X जाके 2 नीचे जाके डिवाइड हुआ, X इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखा आपने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आप थोड़े से समझदार हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस ट्रायंगल को, इस छोटे ट्रायंगल को इस बड़े ट्रायंगल के साथ सिमिलर करना है। आपने कहा सर वो कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो, इस ट्रायंगल में एक एंगल, इस ट्रायंगल में एक एंगल बराबर है 46 46, ठीक है।
दोनों ट्राइंगल्स में k होगा कॉमन। अगर आप वीडियो में यहां तक पहुंच गए हो, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, सच में आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपका पढ़ाई में मन लगता है। इसी एजुकेशन ने सुंदर पिचाई को सीईओ ऑफ गूगल बनाया। इसी पढ़ाई ने सत्य नडेला को सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट बनाया। यही पढ़ाई आपको भी कुछ दे सकती है, क्योंकि पढ़ाई, एजुकेशन का काम नौकरी देना नहीं होता। एजुकेशन का काम इस दिमाग को जिंदा करना होता है, और जब ये दिमाग जिंदा हो जाता है, मतलब ये दिमाग जब चलने लग जाता है, तो ये किसी भी फील्ड में जाकर क्रिएटिविटी के साथ सक्सेस पा सकता है। तो इसीलिए एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन एवरीवन्स लाइफ। तो आपने कहा सर फिर क्या करूं? मैंने कहा देखो, इस आंसर में आप बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल को सिमिलर कर दो। बड़े ट्रायंगल का नाम क्या होगा? LMK, कोई भी नाम लिख दो। पहले ट्रायंगल का नाम कुछ भी लिख दो, मगर दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखने से पहले सोचो। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? LMK, तो दूसरा ट्रायंगल क्या होगा? M के सामने N आएगा, K के सामने K आएगा, और L के सामने क्या आएगा? P। बचा P, क्योंकि M और N बराबर है, K बराबर है। अब दोनों को सिमिलर करो, हो गए सिमिलर बाय AA सिमिलैरिटी रूल। रेशो लो और मुझे बता दो X क्या आया, बता दो कमेंट में, और मैं आप सबके कमेंट्स रीड करूंगा और जरूर आपको आंसर दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। बहुत अच्छे क्वेश्चन पे हो आप। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अब बड़े काम की बात है बेटा, यहाँ पर थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। कहता है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो बराबर होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, और उनके पेरीमीटर की रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो के बराबर होती है। दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ABC और DEF, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर होगा उनके साइड्स की रेशियो के, और इनकी साइड की रेशियो है AB बाय DE। पेरीमीटर ऑफ DEF नहीं दिया हुआ, सॉरी, पेरीमीटर ऑफ ABC निकालना है। लिख दो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, मगर DEF का पेरीमीटर दिया हुआ है 25, AB साइड दी हुई है 9.1 और DE साइड दी हुई है 6.5। हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। निकालने के लिए 25 को ले जाएंगे ऊपर, तो ये पॉइंट से पॉइंट गया, तो क्या आ गया? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ये नई चीज सीखी आपने क्या, कि रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय EF इज इक्वल टू AC बाय DF। मगर हमारे काम का क्या है? AB बाय DE, क्योंकि दोनों गिवन है, ये बाकी गिवन नहीं है, इसलिए हमने बाकी रेशियो नहीं ली, है ना। थोड़ी चालाकी दिखाओ, और ये 25 ऊपर गया, 91 बाय 65 इंटू 25। अब ये 5 से गया, देखो 5 13 जा और 5 5 जा, और 13 7 जा 91, और 7 इंटू 5 35 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने एक नई चीज सीखी। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। फिर आपके सामने एक क्वेश्चन है, कहता है ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। हमने कहा ठीक है। अब हमें एक नई चीज और पता चली है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, हमें पता था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, हमें पता था। मगर रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड अब पता चला है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ देखते हैं। कहता है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। कहता है पेरीमीटर ऑफ DEF निकालो। तो हमने कहा ठीक है, पहले रेशियो ले लेते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF किसके बराबर होगा? AB बाई DE, BC बाई EF और AC बाई DF। अब कौन सी दो साइड्स आपको गिवन है ये देख लो। आपको DEF ट्रायंगल में एक ही साइड गिवन है DEF, तो आपको नीचे DF लेना पड़ेगा। कितनी कॉमन सेंस का चैप्टर है बेटा। कॉमन सेंस जिस दिन बढ़ गई दुनिया में सब कुछ आ गया आपको। ये DF
आपको डीएफ लेना पड़ेगा, पहले तीसरा, तो ऊपर से भी पहला तीसरा लेना पड़ेगा। एसी, क्या एसी गिवन है? हाँ एसी गिवन है, तो ठीक है। पेरीमीटर ऑफ एबीसी क्या होगा? वो भी नहीं गिवन। अरे गिवन है, एबी भी गिवन है, एसी भी गिवन है, बीसी भी गिवन है, सबको प्लस कर लो, सबको प्लस कर लो। 4 + 2.5। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है आपको, तीनों साइड्स दी हुई है, ए बी सी ए बी सी, तो 2.5 + 3.5 तीनों साइड्स का सम इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो 3.5 + 2.5 6, 6 + 4 = 10, 10/DEF निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DE इज इक्वल टू AC कितना दिया हुआ है? 2.5, DF कितना दिया हुआ है? 7.5, 2.5 7.5 से गया 3 पर, और ये 3 ऊपर जाके 10 से मल्टीप्लाई हुआ, पेरीमीटर ऑफ DEF 1 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 30 सेंटीमीटर आ गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। क्या बढ़िया क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पेरीमीटर के ऊपर। पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स ABC एंड LMN आर 60 and 48। ABC का 60 पेरीमीटर है, LMN का 48 पेरीमीटर है, दोनों की रेशो किसकी बराबर होगी? उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो LM हमें 8 दी हुई है, LM मतलब पहली 2 साइड्स, ये 8 है, और हमें निकालनी क्या है? AB, पहली 2 साइड्स AB लिख दो। तो पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। सारी साइड्स की रेशियो के बराबर होता है, मगर हम वो 2 साइड्स ले लेते हैं जो हमारे काम की होती है। तो हमने कहा सर 8 का क्या करें? 8 ऊपर ले जाओ, 60/48 × 8 इज इक्वल टू AB। 8 48 से गया, 8 6 × 48 और 6 गया 60 से, 10 सेंटीमीटर आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अब आओ एक और चीज सीखते हैं। कहता है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। हमने कहा ठीक है, 2 ट्रायंगल सिमिलर है, वेरी गुड। कहता है ये दोनों एल्टीट्यूड है इसके। ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं ट्रायंगल के बीच में? ये एबीसी का ऑल्टीट्यूड है AM, और ये PQR का ऑल्टीट्यूड है PN। दोनों ट्रायंगल्स के ऑल्टीट्यूड की रेशो आपको निकालनी है। तो आज से एक नई चीज और सीखो। When 2 triangles are similar, ratio of their altitudes is equal to ratio of their corresponding sides। तो आपने कहा इनकी corresponding sides दी हुई है क्या हमें? हाँ देखो, AB² by PQ² दिया हुआ है, क्या? 4/9, मगर हमें स्क्वायर थोड़ी चाहिए, तो हमने कहा AB/PQ क्या होगा? √4/√9। तो AB/PQ क्या हुआ? 2/3। तो AB/PQ की रेशो ही बराबर होगी AM/PN की रेशो की। ये रहा हमारा फाइनल आंसर 2/3। मगर आपको क्या याद रखना है कि रेशो ऑफ ऑल्टीट्यूड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत कुछ सीखा होगा आपने, बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस देखे होंगे आपने जो आपने एनसीईआरटी में नहीं देखे, आम छोटे मोटे असाइनमेंट्स में नहीं देखे। तो ये क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करेंगे जब आप अपने एमसीक्यू एग्जाम ट्रायंगल्स के लिए अपने स्कूल में या फिर बोर्ड्स के लिए जाओगे। ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, ये सारे क्वेश्चन ज़रूर नोट करना, अपने पास डेटाबेस इन 25-30 क्वेश्चन का ज़रूर रखना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है अब आपको एक और बात सीखनी है। कहता है AM and PN आर मीडियंस। देखा अच्छा, अब मीडियन की बात हो रही है और AM² और PN² निकालना है। तो आज फिर एक नई बात सीखो कि when 2 triangles are similar, ratio of their medians is equal to ratio of their corresponding sides। तो आपने कहा सर इसका मतलब AM/PN की रेशो बराबर होगी AB/PQ के। मैंने कहा यस, AB/PQ के। तो AM/PN कितना आ गया? AB/PQ मतलब 4/9। तो AM² और PN² कितना होगा? 16/81। इनके स्क्वायर कर दिए और यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। विश यू ऑल द बेस्ट। मगर अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो के लिए, आपके लिए बहुत मेहनत की, क्वेश्चंस ढूंढे,
डिफरेंट डिफरेंट जगह से क्वेश्चंस को सेट किया एक सीक्वेंस में, और आपको आज ये वीडियो आपके सामने है। और इस मेहनत को अगर आप सलाम करना चाहते हो तो एक लाइक ज़रूर करना है इस वीडियो पे, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और उस क्वेश्चन के आंसर को ज़रूर देना। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट।